नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। फर्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी का प्रयोग भारत में होता रहा है कब से? प्राचीन काल से, कि सन 1857 से, कि 19वीं शताब्दी से, या मौर्य काल से? तो सांख्यिकी का प्रयोग भारत में प्राचीन काल से एक वचन एवं बहुवचन के रूप में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ क्या है? आंकड़ों से, समंकों या आंकड़ों से, राज्यों से, या भूगोल से? जब बहुवचन के रूप में होते हैं तो उसे समंकों या आंकड़ों के रूप में जानते हैं, ठीक है। और जब एक वचन होता है तो उसे समंक के रूप में जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। थर्ड, समंक के रूप में सांख्यिकी की सबसे अच्छी परिभाषा किसने दी है? वॉलिस या रॉबर्टसन ने, कैंडॉल ने, या होरेस सेक्राइट्स ने, या क्रॉक्सटन ने? तो समंक के रूप में सांख्यिकी की सबसे अच्छी परिभाषा होरेस सेक्राइट्स ने दिया है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा थर्ड का। नेक्स्ट है, समंक पूछताछ के किसी विभाग से संबंधित तथ्यों के संख्यात्मक विवरण से है जिन्हें एक दूसरे के समक्ष रखा जा सकता है। उपर्युक्त परिभाषा किसने दी है? होरेस सेक्राइटस ने, या क्राइटस ने, या वालिस ने, या बाउले ने? तो 4 का आंसर हो जाएगा डॉक्टर बाउले ने समंक पूछताछ के किसी विभाग से संबंधित तथ्यों या संख्यात्मक विवरण है जिन्हें एक दूसरे के समक्ष रखा जा सकता है। तो इसकी परिभाषा बाउले ने दी है। 4 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। सांख्यिकी में किन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है? रचनात्मक, संख्यात्मक, विवरणात्मक, या वर्गीकृत रूप में? तो आंसर हो जाएगा कि सांख्यिकी में संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। यदि आज कल के कुल उपलब्ध समंक संसार से एक वर्ष के लिए हटा दिए जाएं तो इसका परिणाम क्या होगा? आर्थिक अव्यवस्था होगा, या आर्थिक अवस्था तथा विनाश होगा, या विनाश होगा, या मूल्यह्रास होगा? तो जब हमें कुल आंकड़े नहीं मिलेंगे एक साल तो आर्थिक अव्यवस्था तो होगी ही, उसके साथ में विनाश भी हो जाएगा। इसलिए 6 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अयोग्य व्यक्ति के हाथों में सांख्यिकी विधियां सबसे भयानक अस्त्र है। मतलब ऐसे व्यक्ति के हाथ में जिसके जो अयोग्य व्यक्ति है, ये कथन किसने कहा है? डॉक्टर बाउले ने, क्रॉक्सटन या काउडेन ने, यूल या कैंडॉल ने, या टेम्पटेन ने? तो अयोग्य व्यक्ति के हाथों में सांख्यिकी विधियां सबसे भयानक अस्त्र हैं, ये यूल तथा कैंडॉल की परिभाषा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोडस ने सांख्यिकी के कार्यों में कितने भागों में बांटा है? 4, 2, 3, या 5 भागों में? तो रोडस ने सांख्यिकी के कार्यों को 3 भागों में बांटा है। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांख्यिकी एक ऐसा साधन है, सांख्यिकी एक ऐसा साधन है जो प्रयोग सिद्ध अनुसंधान के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करने में प्रयोग किया जाता है। उक्त कथन किसका है? वालिस तथा रॉबर्टसन का, मार्क ट्वेन का, क्रॉक्सटन या काउडेन का, या बॉडिंगटन का? तो ये ऑप्शन है वालिस तथा रॉबर्टसन ने कहा था कि सांख्यिकी एक ऐसा साधन है जो प्रयोग सिद्ध अनुसंधान के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को समाधान में प्रयोग किया जाता है। तो 9 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। किन राष्ट्रों की दशा सुधारने में आर्थिक नियोजन का मुख्य योग है? विकसित, या विकासशील, या अविकसित, या गरीब? तो आपसे पूछा जाए तो विकासशील देशों में जो है आर्थिक नियोजन के रूप में मुख्य भूमिका निभाता है। तो ये 10 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। सांख्यिकी की आगामी क्रियाओं का आधार स्तंभ क्या है? गणना, समंक, संग्रह, या संकलन? तो
सांख्यिकी की आगामी क्रियाओं का आधार स्तंभ जो होता है वो उनके समंक होते हैं, इसलिए उनका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। समंक के प्रकार कितने होते हैं? तो 2, 3, 4 या 1। तो हमने बताया था जो समंक होते हैं वो एक वचन तथा बहुवचन दो ही प्रकार के होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। जिन समंकों को अनुसंधानकर्ता अपने उपयोग के लिए स्वयं संकलित करता है, मतलब स्वयं करता है, दूसरे माध्यम से नहीं, तो वो द्वितीयक होगा कि प्राथमिक होगा या तृतीयक होगा या गौड़ होगा। जब डाटा केवल प्रथम बार प्रयोग किए जाएं तो उसे हम प्राथमिक कहते हैं, और उन्हीं आंकड़ों से द्वितीय बार प्रयोग किया जाए मतलब द्वितीयक होते हैं। फिर है इसका ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 14। जो समंक एक अनुसंधानकर्ता के लिए प्राथमिक होते हैं वहीं दूसरे के लिए कैसे हो सकते हैं? वो दूसरे के लिए वहीं हमारे क्या हो जाएंगे, वो द्वितीयक के रूप में कार्य करेंगे। तो ये 14 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। सरकार की नीतियों से प्रभावित होते हैं, कौन से समंक प्रभावित होते हैं? तो द्वितीय, प्राथमिक, तृतीय या चतुर्थ। तो सरकार की नीतियों से सदैव द्वितीयक समंक ही प्रभावित होते हैं, क्योंकि सरकार द्वितीयक समंक के आधार पर ही नीतियां बनाती है। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 16। सांख्यिकी अनुसंधानों से सम्मत है, पूर्ण शुद्धता, यथोचित शुद्धता, पूर्ण अशुद्धता या इनमें से कोई नहीं। तो सांख्यिकी अनुसंधानों से सम्मत है कि यथोचित जो शुद्धता है वो होनी चाहिए। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। सांख्यिकी अनुसंधान के आयोजन करने के लिए आवश्यक आधार क्या है? अनुसंधान का उद्देश्य एवं क्षेत्र, या अनुसंधान का स्वरूप एवं प्रकार, या सांख्यिकी इकाइयों का निर्धारण, या उपर्युक्त सभी। तो सांख्यिकी अनुसंधान का आयोजन करने का आवश्यक आधार जो है वो अनुसंधान का स्वरूप एवं प्रकार होना चाहिए, इसलिए 17 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। सांख्यिकी अनुसंधान की उपयोगिता कहाँ कहाँ होती है? केवल सरकारी, केवल अर्ध सरकारी, केवल गैर सरकारी क्षेत्र में, या सभी में? तो सांख्यिकी का प्रयोग ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है उसमें न किया जाए, तो इसलिए 18 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। यदि किसी संस्थान की जनसंख्या जो है 30,000 है, वर्ष में उत्पन्न बच्चों की संख्या 920 है, तो जन्म गुणांक कितना होगा? तो ये जन्म गुणांक, इसी को भाग कर लो, ठीक है, तो इसे भाग करेंगे तो अप्रॉक्स 0.031 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। न्याय दर्श होता है सैंपल, और सैंपल कहाँ होते हैं? जब एक बार संख्या मिल गए तो वो क्या करते हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हैं, स्वतंत्रता करते हैं, सजातीयता होते हैं सभी। तो न्याय दर्श के सभी तत्व होने चाहिए, प्रतिनिधित्व भी करे, स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, सजातीयता भी होनी चाहिए, ये सभी भी। 3 व्यक्तियों ए, बी तथा सी की वास्तविक मासिक आय क्रमशः 10, 20, 510 और 225 है। आय क्रमशः 1400, तीनों स्थितियों में निरपेक्ष विभ्रम कितना होगा? तो ये हम ऐसे ही आपको बताया दे रहे हैं, ये इसका ऑप्शन ए जो है वो 20 आएगा, ठीक है, और इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ए की मासिक आय 500 रुपये, उसकी अनुमानित आय 450, सापेक्ष विभ्रम जो है वो कितना होगा? तो इसका आंसर आएगा 0.11। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। समंक प्रस्तुत करने का एक प्रभावशाली एक आकर्षक ढंग क्या है? तो चित्रमय प्रदर्शन होना चाहिए, या अर्थशास्त्र के रूप में, या विज्ञान के रूप में, या भूगोल के रूप में। तो सबसे प्रभावशाली क्या होता है? लोग चित्रों को देखते हैं, तो चित्रमय प्रदर्शन सबसे आकर्षक व चित्रमय व प्रभावशाली जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। जब समंकों के चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वो कैसे बन जाते हैं? जटिल बन जाते हैं, सरल, या आकर्षक, या अरुचिकर? तो जब हम चित्रों के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो सभी को देखने में सरल लगते हैं, तो इसलिए 14 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 25।
25 वास्तविक मूल्य चित्रों की सहायता से प्रस्तुत प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं या होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इनके जो हैं वास्तविक मूल्य जो है चित्रों की सहायता से प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, ये है एक्चुअल हकीकत है, ये इसकी डिमेरिट्स है। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेखाओं के माध्यम से बनाए गए चित्रों को क्या कहते हैं? रेखा चित्र, आयत चित्र, बहुभुज या दंड चित्र। तो जो 26 है रेखाओं के माध्यम से, तो रेखाओं के माध्यम रेखा चित्र ही होगा, तो इसलिए 26 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। जिन चित्रों में केवल ऊंचाई का प्रयोग किया जाता है, चौड़ाई तथा मोटाई का कोई महत्व नहीं होता है, तो वो कैसे होंगे? द्विविमा होंगे कि मानचित्र होंगे, त्रिविमा होंगे या एक विमा? एक विमा में ना तो मोटाई देखना है ना चौड़ाई देखना है, तो इसका मतलब किसमें महत्व नहीं होगा? वो एक विमा चित्र में इसका कोई भी महत्व नहीं होगा। नेक्स्ट है 28 में चलते हैं। दो परस्पर विरोधी समंकों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? अंतर विभक्त दंड चित्र, अंतर प्रदर्शित करने वाले अंतर विभक्त चित्र, द्विदिशा दंड चक्र या रेखा चित्र। तो द्विदिशा दंड चक्र ही दो परस्पर विरोधी समंकों को प्रदर्शित करते हैं। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। वृत्त चक्र किसमें सम्मिलित किया जाएगा? वृत्त जब बनेगा तो क्या बनेगा? तो वृत्त किसमें आएगा? एक में कि एक विमा में कि दो विमा में, त्रिविमा में या चित्र में? तो वृत्त जो आता है वो दो विमा चित्र के अंतर्गत आता है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। चित्रमय प्रदर्शन की तुलना में बिंदु रेखी प्रदर्शन में परिशुद्धता का स्तर होता है, तो ये कैसा स्तर होता है ये पूछा गया है। तो ये नीचा होगा या ऊंचा होगा, समान होगा या अतुलनीय होगा? तो ये उसकी तुलना में चित्रमय में रेखी प्रदर्शन की परिशुद्धता का स्तर ऊंचा होता है, मतलब 30 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। ये क्वेश्चन नंबर 31 आ गया। अगला प्रश्न है, भारत में चीनी उत्पादन के विभिन्न समंकों को किस दंड चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाना चाहिए? तो किसके द्वारा? ये हमारा दे रखे हैं, तो इसको आंसर हो जाएगा सरल दंड चित्र द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर कौन सा माध्य स्थित माध्य है, मतलब माध्य स्थिति का भी माध्य है? तो समांतर के गुणोत्तर के हरात्मक या मध्यिका? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यिका जो है वो माध्य स्थिति का माध्य होता है। मध्यिका की गणना में श्रेणी को व्यवस्थित किया जाता है, आरोही अवरोही या पहले आरोही फिर अवरोही, आरोही अथवा अवरोही। तो मध्यिका की गणना के लिए आप किसी भी आरोही या अवरोही दोनों में से कोई एक अपना सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। मध्यिका कैसे क्या होती है? प्रथम चतुर्थक, द्वितीय चतुर्थक, तृतीय चतुर्थक या इनमें से कोई नहीं? तो मध्यिका जो है वो द्वितीय चतुर्थक के रूप में होती है, तो 34 का बी जो है वो सही हो जाएगा। 20, 30 तथा 45 का गुणोत्तर माध्य कितना होगा? तो इसको फार्मूले से हल करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 30। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आ जाएगा। x इतना है, n इतना है, एफ डी एक्स है, तो कल्पित माध्य क्या होगा? तो 36 का ऑप्शन ए ही था आएगा, 30 आएगा, ये उसको है वो बता दे रहे हैं। नेक्स्ट है बहुलक ज्ञात कीजिए, मतलब ऐसी संख्या कौन सी है जो सबसे ज़्यादा बार आई है? तो इसमें से बहुलक हो जाएगी। और बहुलक के कौन सी है? तो बहुलक इसमें कौन? 7, 4, 10, 8, 3, 5, 2, 9, 12, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कई बार आई हो, तो इसलिए बहुलक कैसा हो गया? इसमें अनुपस्थित हो जाएगा। तो 37 का डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है समांतर माध्य की गणना के लिए वर्गांतर होने चाहिए। समावेशी, समान, असमान, उपयुक्त सभी संभव हैं। तो किसी प्रकार का भी हो समांतर माध्य सब में निकाला जा सकता है।
तो 38 का डी नंबर सही हो जाएगा। यह समांतर माध्यम बहुलक क्रमशः इतने हैं तो मध्यिका, तो जेड का फार्मूला होता है 3m-2x बार। तो इससे हम करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 34.3 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित समंतकों का विस्तार, विस्तार मतलब होता है जो सबसे हाईएस्ट और सबसे कम का अंतर। हाईएस्ट आई थिंक ये जो है 870 और सबसे कम जो है वो 73। 870 माइनस 73 जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 797। ठीक है, तो इसका आगे चलते हैं और इसका निकालना क्या है, विस्तार गुणांक। तो 793, तो ये हो जाएगा 793 और बटे में सबसे हाईएस्ट और प्लस लोएस्ट उसका अंतर अगर करेंगे तो कितना आना चाहिए, तब आएगा 0.85 करके आएगा। 9 छात्राओं के प्राप्तांक है, माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो इसको फार्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा और इसका ऑप्शन आएगा 0.26 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 42 प्रमाप विचलन गुणांक कैसे कैसे निकाला जाता है, तो वो प्रमाप विचलन अपॉन समांतर माध्य के माध्यम से निकाला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। यदि प्रमाप विचलन 8 समांतर माध्य इतना है तो ए का विचलन गुणांक कितना होगा, इसको है तो इसका हो जाएगा 166.6 है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विषमता की अनुपस्थिति होने पर, अगर विषमता है, अगर अनुपस्थिति हो रही है तो कौन सा सही होगा, तो जेड सबसे बड़ा होता है, उससे फिर एम फिर ए होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है विषमता की स्थिति में ये आंसर हो जाएगा। फिर है यदि x बराबर 48 m बराबर 49 तो तब विषमता कैसी होगी, विषमता जेड के बारे में पूछा गया है तो ये कैसी हो जाएगी, तब इसको मुख्यतः ऋणात्मक ही होगी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। फिर आइए विचरण गुणांक कैसा है, तो जितने भी गुणांक हैं वो सब सापेक्ष हैं और बाकी सब निरपेक्ष हैं। तो ये 46 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विचरण गुणांक 58, प्रमाप विचलन 21, तो समांतर माध्य कितना है, तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको आएगा 36.55। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक प्रत्यक्ष विधि द्वारा ज्ञात करने के लिए आवश्यक है। तो कार्ल पियर्सन सबसे ज़्यादा किस माध्यम का प्रयोग करते हैं, तो वो समांतर माध्य का ही प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। नेक्स्ट है 49, ऊनी कपड़ों की बिक्री और दिन के तापमान में संबंध कैसा होता है। तो जितने ज़्यादा बिक्री होगी तापमान के से ऐसा ऋणात्मक होता है, जब माइनस में जाएगा तब कहीं बिक्री होगी। तो इसलिए 49 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। पिछले 10 वर्षों में भारत का आयात व्यापार इसी अवधि में देश में जन्मे शिशुओं की संख्या के से संबंध कैसा होता है, तो वो उसका कोई भी संबंध नहीं होता है, तो इसलिए वो निरर्थक ही रूप में माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। जीवन बीमा के आवेदकों की आय और बीमा शुल्क का संबंध कैसा होता है, सभी लोग कैसा होगा, वो सभी लोग धनात्मक संबंध होता है। साड़ी का रंग पहनने और महिला की बुद्धिमत्ता का संबंध कैसा होता है, तो वो न साड़ी का रंग और बुद्धिमत्ता दोनों ही फर अलग अलग हैं। तो यहाँ पर इसका 52 का आंसर सी जो है वो सही हो जाएगा। किस दशा में सहसंबंध अधिक अर्थपूर्ण है, किस दशा में, तो इसमें पूछा गया है तो दोनों दशाओं में ही है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 54, पूर्ण सहसंबंध के लिए चरों के लिए कौन सा जोड़ सत्य है, तो परिवर्तन एक ही दिशा एक ही अनुपात में होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि श्रेणी x और y के बीच सहसंबंध गुणांक 0.95, तो x और y के सभी मूल्य 0.45 अंश से घटते हैं, तो सहसंबंध गुणांक कितना होगा, तो ये 0.45 ही होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। पूर्ण सहसंबंध का मूल्य ज्ञात होता है, कैसे ज्ञात होगा,
तो वो दोनों से प्लस में भी आता है और माइनस में भी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। सहसंबंध गुणांक के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो सहसंबंध गुणांक जो है वो इसमें कौन सा सही है? तो ये सभी ये सही हो सकते हैं कि वो r से छोटा होगा या 1 बड़ा होगा या बराबर। तो इसका 8 हो गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि मूल्यों में 10% वृद्धि, मजदूरी में 20%, तो वास्तविक मजदूरी सूचकांक में वृद्धि कितनी होगी? तो वो 10% से कम हो जाएगी। ये इसका फाइनल आंसर है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग भी अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।